हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम क्लास 8 की चैप्टर 2 को रिवाइज कर रहे थे और उसमें हमने आधा चैप्टर रिवाइज कर लिया था और आज हम उसी से आगे पढ़ने वाले हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे टीपू सुल्तान, जिनको शेर मैसूर कहा जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिनका शासन 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत में के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और 1785 में टीपू ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है और इसके फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, जिनमें 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर का राजकाज अपने पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। अब बात करते हैं मराठों से लड़ाई के बारे में। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगती है और 1761 में कंपनी की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो जाता है और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी और ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म होता है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा ये होता है कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दी जाती है और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहता है, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की जाती है और कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह अंग्रेज राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने को या उन्हें अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। और ये सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में वो गिरफ्तार होती हैं और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। चेन्नम्मा के बाद
कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ने वाले हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। और इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध भी कब्जे में आ जाता है और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया। अब बात करते हैं विलय नीति की। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली और लॉर्ड डलहौजी ने एक अन्य नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जिनमें सबसे पहले सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ चली गई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्रम में लगाने के लिए पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी रियासत हड़प की गई, तो वो हो जाती है सतारा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दे दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब को कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों के बीच गुस्सा भड़क उठता है और अवध के लोग भी 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं नए शासन की स्थापना पर। गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वारेन हास्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में दो अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्ट्रेट होते थे और मौलवी और पंडित के लिए कानूनी व्यवस्था भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या देते थे और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों ने मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। जिस भारतीय जिला में कलेक्ट्रेट सबसे बड़ा ओहदा होता था और जैसा कि
नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता के से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बना गया था और जिसने पुरानी सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक में ताकत थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी और उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी सेना थी और स्थानीय जमींदारों मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने ये भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतों पर कम होती गई और इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था और जहां सिपाही मस्केट मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक अवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृत विकसित करने लगे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और कुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था और इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे और भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ उन्हें सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे? इस बात के एहसास को जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, जिसके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई और 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। अब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था और भाप से चलने वाले जहाजों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना नियंत्रण ले चुकी थी। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है और कल मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ।